हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3 मार्क्स के कुछ और रिवीजन क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने 1, 2 और 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस रिवीजन के किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैथ्स कॉम्पिटेंस यूके, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए, समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक कोई समांतर श्रेणी है, उसके हमें 22 पद का योग निकालना है। पहला काम तो ये है, यानी कि किसका फॉर्मूला लगेगा? एस वाला फॉर्मूला लगेगा। एस के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, n/2। यहाँ पे आपको पढ़ते पढ़ते समझ जाना है कि क्वेश्चन में हमने कैसे करना है। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला है Sn = n/2 a+l। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा बाद में, लेकिन इसके लिए बच्चों आपको a का मान चाहिए, d का मान चाहिए, और d का मान तो दे भी रखा है। तो d की वैल्यू दे रखी है कितनी बच्चों? 7। अब a का मान नहीं है, n का मान है। 22 पदों का योग निकालना है, n का मान है, d का मान आ गया। ठीक है ना। a का मान नहीं है। अब देखिए बच्चों, उसके लिए दे रखा है उसने 22 पदों का योग 149 है। या तो लिख दीजिए पूरा ही A22 लिख दीजिए, या तो शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए A22 = 149, या लिख दीजिए AP के 22 पदों का योग 149। ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये A22 का मतलब हो गया इसके 22वें पद का मान 149 है। जब भी 22वां इस तरीके से क्वेश्चन हो तो ध्यान रख लेना आप कि AN का फॉर्मूला लगेगा, यानी श्रेणी के nवें पद का सूत्र आपको याद होगा। AN का मान कितना है बच्चों? ये nवें पद का मान है, यानी 22वें पद का मान 149। A का मान पता नहीं, N का मान पता है कितना? 22वां पद है ये, -1, और D का मान भी पता है कितना? 7। सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ब्रैकेट पे, बाकी सब ऐसे उतार देंगे। 22 में से 1 माइनस करो, कितना आया बच्चों? 21। 21 की गुना करेंगे किससे? 7 से। बाकी सब ऐसे उतारो, 7 × 7 और 7 दूनी 14। अब हमें a का मान निकालना है। देखो, अंकों को एक तरफ कर दो, पक्षांतर कर देंगे किसका? 147 का, 147 का। तो 147 में से अगर हम 149 में से 147 घटाएंगे तो कितना आ गया? 2। तो a का मान आ गया बच्चों, यही तो हमें चाहिए था भाई। a का मान है, d का मान है, n का मान है, तो क्या योग निकल जाएगा? बिल्कुल। तो लगा दीजिए Sn का फॉर्मूला, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। देखिए, Sn की जगह रखना है 22। इसका मतलब पढ़ेंगे हम, S का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग। तो ये पढ़ेंगे हम 22 पदों का योग बराबर n का मान रखेंगे कितना? 22/2। 2 गुना a का मान, देखिए बच्चों, a का मान अभी निकाला कितना था? 2। तो a का मान रख दीजिए यहाँ पे 2, प्लस n की जगह आएगा 22 पदों का योग निकालना है, तो 22 - 1, और d का मान देखिए बच्चों 7। क्लियर। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 का भाग दे रहे हैं, 2 × 2 2 × 2 कितनी बार गया बच्चों? 11 बार। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2 4। यहाँ पे देखिए 22 में से 1 घटा दीजिए, 21 × 7। अब यहाँ पे मिस्टेक मत करना, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 21 और 4 को जोड़ दे रहे हैं। नहीं बच्चों, पहले क्या होगा? गुना होगा। 4 + 7 × 7 और 7 दूनी 14। पहले 21 और 7 को गुना करेंगे, 21 और 7 4 और 147 को अब जोड़ देंगे। 147 में 4 जोड़ेंगे 151, 11 की गुना करेंगे 151 से। देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 11 × 11, 11 की गुना इससे करेंगे, 11 × 11 हासिल 1, 11 × 5 55, और 1 56 का 6 हासिल 5, 11 × 11 और 5 16। तो ये आ गया 1661। तो इस श्रेणी के 22 पदों का योग होगा 1661। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। ठीक है। तो वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, तो पहले तो हमें वृत्त बनाना पड़ेगा एक। चलो एक वृत्त बना देते हैं फटाफट से। इसके परिगत मतलब इसके चारों तरफ क्या है बच्चों? एक चतुर्भुज है। तो इसके चारों तरफ चतुर्भुज बना दीजिए फटाफट से। हाँ, ये थोड़ा फिगर बड़ी बन गई, कोई बात नहीं, एक चतुर्भुज बना देते हैं। चलिए मैं अपनी फिगर बना रहा हूँ फटाफट से, आप भी एक चतुर्भुज बना देंगे। ठीक है। अब ये फिगर दी हुई होगी, दिखता है एग्जाम में आपके पास। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया बच्चों B, और ये पॉइंट हो गया C, और ये पॉइंट हो गया D। तो इस वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज है। अब देखिए सिद्ध करना है AB, यानी ये वाली साइड, और CD ये वाली साइड, AD ये वाली साइड, और BC वाली साइड ये आपस में बराबर होंगी। देखिए बच्चों,
ये चैप्टर का क्वेश्चन है। वृत्त में जब क्वेश्चन आता है तो आपको दो क्या तीन थ्योरम ध्यान रखिए। देखिए, एक तो क्या होता है, जैसे ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा है। त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच कितने अंश का कोण होता है? 90। तो यहाँ तो हमें भी कोण से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ चल रही है बात किसकी? भुजाओं की। दूसरी पर में है कि अगर वृत्त के बाहर बिंदु P लेते हैं तो P से जो स्पर्शरेखाएं खींचेंगे, कितनी स्पर्शरेखाएं खींचेंगी? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं बाह्य बिंदु से, और ये दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं? बराबर। ये मान लीजिए TP और TQ। बच्चों, ये प्रूविंग के लिए भी आता है 3 मार्क्स में कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। तो अब आप कैसे करेंगे, देखिए वो भी बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन आ ही गया है। तो ये कोण 90 का, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ये भी त्रिज्या और ये स्पर्शरेखा, तो आप लिख देंगे, मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ, एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90। दूसरा देखिए, ये OP भुजा क्या है? OP क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या, और ये OQ भी क्या है बच्चों? इस वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होती है? त्रिज्या के। और तीसरी साइड देखिए, OP साइड, ये इस वृत्त की भी साइड, इस त्रिभुज की भी साइड है और इस त्रिभुज की भी साइड है, तो OP वाली साइड किसके बराबर होगी? OP के। उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ रीजन लिख देंगे बच्चों, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 3 चीज़ें बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। किस वाले तरीके से? RHS, समकोण कर्ण भुजा से, इसलिए TP, ये T ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। TP और TQ क्या हो जाएंगी? बराबर। तो इस प्रमेय को अगर आपने नहीं किया है तो इस प्रमेय को भी आप अभी सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वाली प्रमेय मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखो, A बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं दिख रही हैं, इसे मैं पॉइंट को P ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं Q ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं R ले रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं S ले रहा हूँ। देखो, यहाँ से 2 स्पर्शरेखाएं दिख रही हैं, एक AP और एक AS। तो AP बराबर किसकी होगी? AS के। क्या रीजन हो गया? वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। पूरा लिखना चाहो तो लिख दीजिए, नहीं तो मैंने इतना भी छोड़ देंगे तो समझ जाएंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं हैं, इसलिए ये बराबर होंगी। नेक्स्ट देखिए, B से भी 2 स्पर्शरेखाएं हैं, एक BP और एक BQ। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसको पहले लिखें। BQ भी देखो, बराबर में तो किसी को भी लिख सकते हैं, BP बराबर BQ लिखेंगे वही बात है, और BQ बराबर BP लिखेंगे वही बात है, लेकिन यहाँ पे वही बात नहीं बच्चों, यहाँ पे तो आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान रखेंगे, आपको AB साइड चाहिए, तो AB साइड आएगी AP को और PB को जोड़ के। अगर आपने यहाँ लिख दिया कौन? BQ, फिर कैसे जोड़ोगे? तो ध्यान रखना, AP की इस वाली साइड AP है ना, तो इस साइड आप लिखेंगे BP। तो BP इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों? BQ के। सेम रीजन हो गया। तीसरा देखिए, C से कौन सी भुजा लिखेंगे? जरा सोचो अपने आप, C से कौन सी भुजा लिखेंगे? CR बराबर CQ। यही ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी साइड एक साइड रखनी है, ये सेम रीजन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और D से भी देखो, DR बराबर DS। बस ये हो गया, आपने ये थ्योरम लगाई और ये हो गया रिजल्ट नंबर 4। ये रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2, ये रिजल्ट नंबर 3 और ये रिजल्ट नंबर 4। चारों रिजल्ट को मैं जोड़ रहा हूँ, समीकरण 1, 2 और ये 3 और 4, इन चारों को मैं जोड़ रहा हूँ। तो देखो जोड़ेंगे कैसे, ये और ये चारों जुड़ेंगे। तो लिखिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS लिख दिया। अब देखिए, AP और BP को देखिए, AP भुजा ये और PB भुजा ये, दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगी भुजा? AB। CR का है ये और DR का है ये, CR और DR को जोड़ के लिख देंगे हम क्या भुजा? CD। AS ये है और DS ये है, इन देखो AS और DS इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे क्या? AD। और BQ, ये देखिए BQ और CQ को जोड़ के लिख देंगे BC भुजा। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब ये वाला चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज दे रखा है और तुम्हें बताना है कि ये समचतुर्भुज होगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, उसमें
आप लिखेंगे, देखो समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो ए बी भुजा किसके बराबर होगी, सी डी के। ये तो यहाँ तक हो गया बच्चों, इसकी बात नहीं हो रही है। अगर क्वेश्चन आता है कि वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो वो भी क्वेश्चन सेम ही है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान क्या करना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी भुजा किसके बराबर, सी डी या डी सी लिख दीजिए, और ए डी भुजा किसके बराबर, बी सी के। अब देखो इन वैल्यू को रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो ए बी की जगह तो ए बी आएगा, और सी डी की जगह क्या आएगा, ए बी लिख देंगे क्योंकि बराबर है, और ए डी की जगह ए डी लिख दीजिए, और बी सी की जगह क्या लिख देंगे, ए डी। देखिए ए बी और ए बी जोड़ेंगे 2 ए बी, और बराबर ए डी और ए डी जोड़ेंगे 2 ए डी, 2 से 2 काट लीजिए, यानी ए बी बराबर किसके आ गया, ए डी। देखो ए बी क्या है, ये भुजा है, ए डी भुजा ये है। किसी भी चतुर्भुज में जब आसन भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की जब आसन भुजाएं कहते हैं, पास वाली समझ लो, तो जब बराबर होती हैं तो इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो आपको सिद्ध करना होगा उसमें कि आसन भुजाएं बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अब संख्याएं 2 हैं तो एक संख्या को मान लेता हूं मैं, अच्छा 2 संख्याओं का अंतर है तो माना एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो बड़ी संख्या को मान लेता हूं मैं x, और छोटी संख्या क्या मान लेता हूं, y। ठीक, क्लियर। अब देखिए 2 संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस। 2 संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 26, पहली समीकरण बन गई। दूसरा देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कौन सी वाली, ये तो नहीं हो सकती ना 3 गुनी, ये तो छोटी संख्या है। ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है, तो कैसे लिखेंगे, x और है 3 गुनी है, मतलब x बराबर और 3 गुना y यानी कि 3y। ये हो गई बच्चों समीकरण नंबर 2। ये वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3 से गुना कर दिया, 3 को y से गुना करेंगे 3y हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं, एक विलोपन विधि से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन से मैंने आपके पास पहली वाली वीडियो में दिखा रखा है, आज मैं इससे कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 से x का मान, समीकरण आप विलोपन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, में प्रतिस्थापित करने पर, इसलिए नाम इसका क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि है। क्यों, एक जगह से मान निकालेंगे, एक किसी चर का मान निकाल लो और दूसरी समीकरण में रख दो। तो यहाँ से हमने x का मान तो है ही, इसीलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि x का मान है, और कहाँ रख रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 में। x की जगह लिख दूंगा मैं 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y घटाएंगे 2y बराबर 26, y का मान निकालेंगे 26, और 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, 2 का भाग 2, 2 ही कम 2, 2 तियाँ 6, यानी y का मान कितना आ गया 13, और y कौन है, छोटी संख्या, छोटी संख्या का मान आ गया। अब रह गई कौन, बड़ी संख्या। इस y के मान को या तो इस वाली समीकरण में रखो, या इस वाले मान को यहाँ से इस समीकरण में रखो, किसी में भी रख सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा उसे बता दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ मैं, आसान है, जिसमें तुम्हें आसान लगे उस पर कर लो, में रखने पर जो समीकरण आसान लगे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो 3 और y का मान कितना निकाला बच्चों, 13, 13 की 3 से गुना करेंगे 39, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी आ गई, 39, और छोटी संख्या आ गई 13। तो आप विलोपन विधि से चाहे तो विलोपन विधि से कर लेंगे, इस समीकरण को आप कर लेंगे x माइनस 3y बराबर 0। ध्यान रखना, 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y, इधर कोई भी अंक नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0, और दोनों समीकरणों को हल कर लेना। तो समीकरण मैंने दिखा रखी है विलोपन विधि में पहली इक्वेशन में, तो आप उधर से देख लेंगे, ठीक है ना, पहली वाली वीडियो में कहीं पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए देखिए इसमें हम सिद्ध करते हैं विरोधाभास विधि से, पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। माना हम क्या मान लेंगे, 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास, देखिए हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा मान लीजिए, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय। और परिमेय संख्या आपने पढ़ी होगी, परिमेय संख्या किस फॉर्म की होती है बच्चों, p अपॉन q की फॉर्म की होती है। p और q क्या होते हैं, जहां p व q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य क्या होते हैं, जिनमें का HCF 1 होता है, यानी कि मौसा 1 होता है, यानी कि उनमें 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों,
पहला काम तो है कि हमने इसका अपोजिट ले लेना है। इसने अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसे परिमेय मानेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमने करना क्या है। देखो मैं आपको बता दूं कि क्या करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, केवल वर्गमूल 5 को एक तरफ रखूँगा और बाकी 3 को भी इधर ले जाऊँगा और 2 को भी इधर ले जाऊँगा, पक्षांतर कर दूँगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पक्षांतर किसका होगा, 3 का कि 2 का। ये देखो इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसे जो है अभी अलग नहीं करते हैं, इसे बाद में करेंगे। पहले हम अलग करते हैं किसे, जो थोड़ा सा दूर है, इसे हमने अलग कर देना है। तो ये कहाँ जाएगा, जब दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, P/Q -3 +3 था, इधर आके -3 हो जाएगा। अब देखिए दाएं पक्ष में मुझे दिख रही है भिन्न, अगर इसे सॉल्व नहीं करोगे तो गड़बड़ कर सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हर में 1, तो इनका Q और 1 का एलसीएम क्या हो गया, Q। या तो ऐसा मैंने डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो आसान मेथड है, इसकी गुना कर दीजिए यहाँ पे। देखो सीधा आसान है, जब भी 1 के हर में 1 हो ना, इसकी गुना यहाँ कर दो सीधा। 1 की गुना P से P और इसकी गुना यहाँ कर दो -3 की गुना Q से 3Q हो गया। अब रह गया कौन, 2 रह गया। 2 को भी मैं ला रहा हूँ इस तरफ, समझ में आ गया। केवल वर्गमूल वाली संख्या को उधर छोड़ेंगे। 2 कहाँ पे है, गुणा पे है, इधर आएगा तो कहाँ आएगा, बटे में आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो मैं करना चाह रहा था वो हो गया। केवल वर्गमूल वाली संख्या को एक साइड रखेंगे, बाकी सब संख्याएं इस तरफ। अब जरा इसे ध्यान से देखिए बच्चों, P क्या है, पूर्णांक। 3 गुना Q, ये भी क्या होगा, पूर्णांक। पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे, पूर्णांक। बटे में क्या है, 2Q। 2 को Q क्या है, पूर्णांक। 2 को पूर्णांक से गुणा करेंगे, क्या आएगा, पूर्णांक। यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ऐसी संख्या क्या हो गई, परिमेय। यानी कि हम लिख देंगे P -3Q बटे 2Q। एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, अतः वर्गमूल 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आपको पता है, परंतु वर्गमूल 5 तो कैसी संख्या होती है बच्चों, अपरिमेय। ये हमने सिद्ध भी किया है, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमारे पे क्या आ गया, अपरिमेय संख्या है। और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। यह विरोधाभास क्यों आ गया, यह विरोधाभास हमारी यहाँ पे लिख देंगे पूरा, गलत कल्पना के कारण आया है। कल्पना क्या की थी आपने, परिकल्पना लिख दिया, गलत परिकल्पना के कारण आया है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, लास्ट में ऐसे लिख देंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, थोड़ा सा इसमें लिखने का होता है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, हमने माना था इसे परिमेय, और यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो ये इसके बराबर आ गया। वर्गमूल 5 परिमेय संख्या आ गई, लेकिन वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या होती है। ये हुआ विरोधाभास, इसे कहते हैं विरोधाभास। और ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसे परिमेय मान लिया था, जबकि ये कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक अगर माइनस आ जाए यहाँ पे तो क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए ऐसे आ गया 2 - वर्गमूल 3 बराबर P/Q आ गया, तब क्या करोगे आप। देखो ऐसे केस में देखो, आपको माइनस में आप मिस्टेक कर सकते हो, तो माइनस वाले को पहले प्लस बना दो, तो 2 यहीं रहेगा, और P/Q को मैं ला रहा हूँ बाईं तरफ, और वर्गमूल 3 चला जाएगा दूसरी तरफ। ऐसे करना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब फिर वही तरीका, इसके हर में 1, इसके हर में Q, एलसीएम हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से जाएगा गुना करके 2Q, क्योंकि इसके हर में 1 है, और 1 की गुना P से करेंगे तो -P बराबर वर्गमूल 3। बाकी यही सब कहानी लिखनी है जो लिखी है नीचे, कि ये क्या है, परिमेय संख्या, अतः वर्गमूल 3 एक अब परिमेय संख्या होगी। ये विरोधाभास हो गया, सेम वही लिखना है। चलो एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, देखिए ये प्लस में दिखा दिया मैंने, माइनस में दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है गुणा में, मान लीजिए लिख दिए 2 वर्गमूल 3 को आपने सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, फिर वही चलेगा, P/Q मानेंगे परिमेय, और वर्गमूल 3 और 2 जाएगा, देखो 2 ही हटना है खाली, ये जाएगा अपॉन में, फिर यही लिखना है सब P/, यही मतलब यही नहीं, ये लिखना है आपको कि P/2Q एक परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, और बाकी ये सब कहानियाँ विरोधाभास आया है। ठीक है।
तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आता है, या तो एचसीएफ निकालने, एलसीएम निकालने का, या फिर इस तरह से विरोधाभास विधि पे आता है। समीकरण देखिए, समीकरणों 3x/2 माइनस कुछ सरल समीकरण नहीं दिख रही है, तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, हर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम समीकरणों को साधारण समीकरण में बदलेंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली 3 मार्क्स वीडियो में दिखा रखा है, वहाँ पे x कहाँ होता है बच्चों, वो भी फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन था समीकरण का, लेकिन वहाँ पे x नीचे था। तो वहाँ पे मैं, अगर आप देखिए उस वीडियो में, 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे चर कहाँ है, अंश में है। तो देखिए 2 और 3, 2 के पाड़े में भी 6 आएगा, 3 के पाड़े में, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 6, इनका एलसीएम हो गया दोनों का। तो इस वाले को किससे गुना करेंगे, 6 बनाने के लिए 3x को गुना करेंगे, 2 3 6, हर को 6 करना है क्योंकि एलसीएम 6 हो गया। इस वाली समीकरण को भी देखिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6 गुना कर लीजिए, 3 3 9x बटे 2 3 6 माइनस 5 दूनी 10y बटे, और ये हो गया 3 दूनी 6 बराबर -2। देखिए हर बराबर हो गया। अब देखिए हर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अंश अंश घट जाएंगे, 9x माइनस 10y बटे 6 बराबर -2। और ये देखिए समीकरण चेंज जाएगी सरल समीकरण में, 9x माइनस 10y बराबर 6 की गुना -2 से -12। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। देखो आगे ना इसी समीकरण, इस तरह की समीकरण मैंने भी सिखाया आपको। दूसरी समीकरण को भी ऐसे ही चेंज कर देंगे, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेंगे, वही 6 हो जाएगा। तो इस वाली को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और इस वाली समीकरण को हर को 6 बनाने के लिए 2 3 6। 6 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है, 6 है। अब ये हो जाएगी 2x/6 प्लस 3y/6 बराबर 13/6। देखिए अब देखिए बच्चों, ये समीकरण हो जाएगी क्या, 2x प्लस 3y, और दोनों का हर 6 था तो समान हर लिख दिया, अंश अंश जोड़ दिए, बराबर 13/6। 6 देखिए बटे में है तो कहाँ जाएगा, गुना में। कितना हो जाएगा, 13/6 गुना 6, और 6 से 6 कट जाएगा कितनी बार, एक बार। तो समीकरण बन गई 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे इन समीकरणों को हल करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है x का, तो यहाँ पे 9 है, तो या तो इसे दोनों बनेंगे, एलसीएम होता है 18, 18 2 के पाड़े में भी आएगा, 9 के पाड़े में। एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों के पाड़े में आती है। या तो इसे 18 बनाओ, 3 और 10 का एलसीएम होता है 30, या तो इन्हें 30 बनाओ। तो चलिए मैं दोनों को 30 बना देता हूँ, y का मान बराबर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो y का मान बराबर करना है तो लिख देंगे समीकरण 1 को 10 3 30, 3 से गुना कर रहा हूँ, ये कितना है 3, तो 3 धाम 30। देखिए यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 को किससे गुना कर रहे हैं बच्चों, 3 से, वह समीकरण 2 को किससे, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। इधर गुना कर दीजिए फटाफट से, 3 9 27, ये समीकरण मैंने कहीं सिखा दी आपको हल करनी, 3 धाम 30y और 12 3 36। ये नई समीकरण डाल दीजिए 3, और इसे 10 से गुना करिए, 10 दूनी 20x और 10 3 30y बराबर 10 13 धाम 130। ये नई समीकरण डाल दीजिए 4। अब देखिए बच्चों, ये माइनस का ये प्लस का बराबर भी है, कट गए, 27 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 47x। अब देखो ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की, घटेंगी तो बड़ी संख्या ये है 10, यहाँ 0 से 6 नहीं घटेगा, तो 10 में से 6 घटा लीजिए कितना, 4, यहाँ बचा 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 12, 12 में से 3 गया 9। और ये देखो 47 में देखो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी 47 अगर कैंसिल करेगा तो डायरेक्ट करेगा, 47 दूनी 94, x का मान आ गया 2। अब निकालना है किसका मान, भाई समीकरण हल करने का मान क्या है, मतलब क्या है कि x और y के मान निकालने जो चाह रहे हैं। समीकरण किसी में भी रख दीजिए, कौन सी आसान लग रही है, ये 2 में रख देते हैं। समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, मैं 2 में रख रहा हूँ, में रखने पर रखिए बच्चों समीकरण 2 में, 2 गुना 2 प्लस 3y बराबर 13। तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 प्लस 3y बराबर 13, और 3y बराबर 13 और 4 को इधर ले जाएंगे -4, तो 3y बराबर 13 में से 4 गया 9, और y का मान निकालना है 9/3, यानी 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार। तो यही हमें निकालना था, हल करना, मतलब x और y के मान, लास्ट में लिख देना x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण का हल है।
तो समीकरण हल करनी मैंने आपको पहले भी सिखाई है। अगर हर में चल है तो ध्यान रखना बच्चों, फिर आपको नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है बच्चों, कितने का बनाना है? 4 का। ये हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब इसी पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त से के, अब देखो इसी वाले बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। बस आप प्रकार पेंसिल पे नापिए कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एक सकेंद्रीय मतलब उसी केंद्र से, केंद्र चेंज नहीं करना है, एक केंद्र बना दिया हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। क्लियर, समझ में आ गया? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से 6 के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, तो किसी बिंदु से यहाँ पे ले लिया हमने कोई बिंदु, कहाँ पे? बड़े वृत्त पे, क्योंकि बड़े वृत्त पे कहा है उसने, किसी सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से। यहाँ ले लिया हमने बिंदु P। देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त, ये वाले की बात कर रहा है कि किसी बिंदु से, तो एक बिंदु ले लिया। एक स्पर्श रेखा युग्म खींचना है, यहाँ से कहाँ खींचना है स्पर्श रेखा युग्म? छोटे वृत्त पर ही खींचना है। देखो ऐसे खींचना है। तो इस पर आपने रचनाओं में सीखा होगा, क्या सीखा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, केंद्र को और बिंदु को मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो स्पर्श रेखा युग्म कैसे खींचते हैं बच्चों, बताओ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान लीजिए पॉइंट ले लेते हैं O, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं? O ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, OP का लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक जानते हैं आप? देखिए OP का लंबवर्धक करने का मतलब समझ में आ रहा है? लंबवर्धक करेंगे मतलब आधे से अधिक दूरी लेकर के, कितनी थी ये? 4 थी ना, तो यहाँ ले लेते हैं बीच में 5.5 ले लो, है ना। देखो ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की? 6, तो 6 का मतलब आप ले लो कितना? 3 से ज़्यादा, तो ये कितनी दिखाई दे रही है? 3, 4 ले लो, 4, 5 जो भी लेना है। हाँ सॉरी, देखिए एक चाप ऊपर काटेंगे, देखो आधा होना चाहिए ना। एक चाप काटेंगे कहाँ पे? ऊपर काट दीजिए यहाँ पे, चलो यहीं काट देते हैं, ठीक है। एक चाप इसी बिंदु से कहाँ काटेंगे? नीचे काट दीजिए, ये काट दिया, ठीक है। कहीं पे भी काट सकते हैं, ये कोई ऐसा नाप के नहीं है, ठीक है ना। अब इसे लाएंगे कहाँ पे? अब इस वाले पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है ना, और इस वाले पॉइंट पे ला करके इसे घुमा दीजिए ऐसे। इस चाप को कट जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक चाप इस वाले बिंदु से काटेंगे उसी दूरी का, ये कटा, ठीक है। एक चाप और काटेंगे कहाँ पे? उसी पॉइंट पे, ये वहीं रहना चाहिए। और ये पॉइंट नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर दिक्कत हो रही है। देखो पॉइंट तो ये वहीं रहेगा, देखिए ये पॉइंट हट रहा है, थोड़ा सा इस पर हाथ सेट नहीं रहा, ठीक है। मैं हाथ से खींच देता हूँ। देखिए एक चाप इसी पॉइंट से, देखिए ये समझ गए ना आप कि अच्छा ये आ गया, हाँ ठीक है। देखिए इस पर भी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट वहीं पे रहेगा और चलो मैं यहीं से खींच देता हूँ, छोड़ो। देखिए एक चाप ये काटा, ठीक है बच्चों। ये दोनों चाप जहाँ पे कटेंगे, देखो ये चाप कटे कहीं पे, एक चाप कटा यहाँ पे, देखो दोनों चाप, ये थोड़ा पूरा नहीं खींचा था मैंने, हाथ से दिक्कत है थोड़ा कंप्यूटर में। और ये चाप दोनों जहाँ पे कटे, इन दोनों को आप डॉटेड मिला देंगे, ठीक है, ये इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो पॉइंट इस लाइन को जहाँ पे काटेगा, इस पॉइंट ने इस लाइन को काटा कहाँ पे? ये पॉइंट ले लेते हैं हम, M ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं M। अब क्या करना है बच्चों, देखो हमें क्या करना है, अब M पे रखेंगे कौन? कंपास को। ये रख दिया हमने, कंपास रख दिया कहाँ पे? M पे। ठीक है, और ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए MP, यहाँ पे थोड़ा सा आ नहीं रहा है ये, देखिए।
और यहाँ पे कंपास रख करके ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त और खींच देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है हाथ, तो एक सॉरी चलो मैं हाथ से खींच देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे आप एक सर्कल और खींचेंगे, ये देखो बच्चों प्रकार रखना है यहाँ पर के, और यहाँ से आप एक सर्कल और खींचेंगे, ये सर्कल क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से जाएगा, कहाँ से, इन दोनों बिंदुओं से जाएगा। देखिए किससे, इस वाले से, समझ में आ गया ना कहाँ से खींचना है। यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रख के एक वृत्त और खींचेंगे जो इस वृत्त को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे, और दो बिंदुओं पे काटेगा। इस बिंदु को मैं ले लेता हूँ नाम ए, इस बिंदु को नाम ले लेता हूँ मैं बी, और पी ए और पी बी को मिला देंगे, यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। इनकी लंबाई भी नापने को कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इनकी लंबाई ही नापिए, तो इनकी लंबाइयाँ क्या होंगी, पी ए और पी बी की लंबाई क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। तो लास्ट में आप नाप के लिख देना कि पी ए की लंबाई कितनी होगी, और ध्यान रखना बराबर लिखना, कि अगर नहीं भी आ रही होंगी तब भी बराबर लिखना। क्यों, क्योंकि क्या होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या बनाया, 4 सेंटीमीटर का वृत्त, फिर 6 सेंटीमीटर का वृत्त, फिर एक बिंदु लिया बड़े वृत्त पे, ओपी को मिलाया, लमर्दक किया, फिर यहाँ पे मिला एम पे, एम ओ त्रिज्या या एम पी त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो इस वृत्त को ए और बी पे मिलता है, इसे बना के देख लीजिए, और पी ए और पी बी को मिलाया। जो आपने लिखा है यही सब रचना के चरण में लिखेंगे, जैसे जैसे आपने किया ऐसे ही सब। अगर लिखा हुआ कि रचना के चरण मत लिखें तब मत लिखना, अदरवाइज आपको रचना के चरण भी लिखने हैं। तो 3 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दो वीडियो में दिखा दिए हैं, 3 मार्क्स की 2 वीडियो में। अब देखिए वहाँ पे मैंने बताया था अगर क्वेश्चन साइन कॉस में नहीं होगा तो साइन कॉस में बदलेंगे। अगर वर्गमूल वाली 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ऐसी संख्या आती हैं तो वहाँ पे हम परिमेयकरण करते हैं। आज देखिए क्वेश्चन पहले से ही साइन कॉस में है तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन कॉस में है तो अब किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों में देखिए ये 1 प्लस साइन ए है, ये कॉस ए है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों चीज़ जैसे 3 और 5 है, अगर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 गुना 5 यानी कि दोनों हो जाएगा, है ना, 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का हर बराबर करना है तो ये दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके हर में 1 प्लस साइन ए है, इसे किससे गुना करना पड़ेगा, कॉस ए से। तो कॉस ए की गुना कॉस ए से करेंगे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए इसके हर में कॉस ए है और हमें बनाना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हर बराबर करने हैं तो इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे। तो 1 प्लस साइन ए से जब ऊपर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग। ठीक है बच्चों, अब देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट देकर बताऊँ आपको। देखिए ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो इसकी गुना यहाँ कर दो, कॉस स्क्वायर है, इसकी गुना यहाँ कर दो, 1 प्लस साइन ए की गुना 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग आएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर को सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर को ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे फॉर्म लगेगा पहली संख्या का वर्ग 1 का वर्ग 1, दूसरी संख्या कौन है, साइन ए, तो साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए, और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2 गुना पहली संख्या 2ab और गुना दूसरी संख्या 2, 2 ही कम 2 साइन ए आ गया। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना फॉर्म लगा के, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग और 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। कौन सा फॉर्म लगाया, a प्लस बी का होल वर्ग, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करें, देखो यहाँ देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, इस पे एक त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है, मैंने पहले भी बता रखी है आपको। साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है का मान कितना होता है, 1। तो इसकी जगह और इसकी जगह हमने लिख दिया 1, ये वाला 1 आ गया ये,
प्लस 2 साइन ए और अपॉन यहाँ पे बचा कौन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करें, 1 और 1 जुड़ रहा है और सॉल्व कर लीजिए, एक और एक को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करते रहिए, जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करते रहिए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी भी देखो और सॉल्व हो रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 मैंने इनमें से क्या कर दिया कॉमन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे बचा कौन कॉस ए। देखो साइन ए नहीं कट सकता, 1 1 नहीं कट सकता, लेकिन पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए पूरा कट गया, अब बचा कौन 2 बटे कॉस ए। अब देखिए मैंने आपको रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम संबंध बताया था, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो यहाँ पे कौन है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक, तो इसे हम लिख सकते हैं ये क्या है 2 गुना 1 बटे कॉस है। अगर किसी के अंश में 1 लिख सकते हैं और 1 बटा कॉस है क्या होता है बच्चों सेक के, किससे व्युत्क्रम संबंध से। और देखो यही हमें सिद्ध करना है। तो अगर एक बार दोबारा वीडियो रोक के देख लीजिएगा, ढंग से समझ नहीं आया एक बार अपने आप सॉल्व करिए, अगर कहीं भी डाउट है तो अपने टीचर से एक बार दोबारा हम कर लेंगे, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो छायांकित भाग है कहाँ, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये वाला भाग छायांकित है, सॉरी ये बाहर आ गया, इतना इतना जो इसके अंदर अंदर, ठीक है बच्चों, ये वाला भाग छायांकित है, क्लियर, जो इसके अंदर पूरा है ये, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक। यहाँ यदि केंद्र ओ, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर है किसका वृत्त का, आपको वृत्त दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए ये इस तरह से पूरा वृत्त होगा, ये इस तरह से, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, देखो एक वृत्त ये भी है, देखो ये भी पूरा वृत्त है, इसका भी एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, सकेंद्रीय जैसे मैंने अभी बनाए थे एक ही सेंटर से। की त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 7 और बड़े वाले की यहाँ दिखा देता हूँ इस साइड, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है बच्चों 14 सेंटीमीटर। और AOC, ए कहाँ पे है, ए पॉइंट ये है फिगर में, AOC ये वाला एंगल दे रखा है बच्चों 40 डिग्री और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये BD ले लेते हैं, BOD ले लेते हैं, देखिए। अब ये समझिए कि ये यहाँ पे पहले तो ये समझिए कि फिगर है क्या, तो ये फिगर क्या है बच्चों, देखिए इस तरह की फिगर आपने बुक में पढ़ी होगी, ये फिगर कहलाती है क्या त्रिज्याखंड। और एक त्रिज्याखंड देखो ये भी तो त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था और उसका पार्ट है त्रिज्या और चाप के बीच का भाग है, तो एक त्रिज्याखंड ये है और ये है छायांकित भाग, ये कोई फिगर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना जो आउटर फिगर है उसका एरिया निकाल लो, ठीक है, और जो अंदर फिगर है ये भी क्या है त्रिज्याखंड है, इसका भी एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल दो छोटे वाले त्रिज्याखंड का और बड़े वाले का निकाल दो। और देखो जो छायांकित नहीं है, ये वाला भाग छायांकित नहीं है, कौन सा वाला BOC का क्षेत्रफल छायांकित नहीं है, इस वाले क्षेत्रफल को ये क्रॉस x नहीं लिखा, ये घटाना है। इसका मतलब ये वाला अगर पार्ट काट देंगे आप, इस वाले पार्ट को हटा देंगे आप, तो ये बच जाएगा किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कुछ क्लियर हुआ, करना क्या है, पहले हम निकाल रहे हैं AOC का क्षेत्रफल, तो यह डायरेक्ट इकट्ठा ही कर देता हूँ। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक साथ करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाती है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। छायांकित भाग का अलग अलग भी कर सकते हैं आप, एक साथ करने से क्या होगा, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्याखंड कौन है AOC का क्षेत्रफल, माइनस और छोटा त्रिज्याखंड कौन है बच्चों BOD का क्षेत्रफल, ठीक है। AOC का क्षेत्रफल देखो ये त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिए क्या होता है पाई। अच्छा बच्चों यहाँ पे रेडियस क्या है, एक तो 7 है और एक 14 है, यानी कि इस बड़ी वाली त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ R, यानी बड़े त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या है उसे मान लेता हूँ मैं कैपिटल R और छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या को मान लेता हूँ स्मॉल r। तो ये बड़े का क्षेत्रफल निकलना है तो पाई r² थीटा बटे 360, ये छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल रहा है पाई, त्रिज्या रखेंगे स्मॉल r² थीटा बटे 360। देखो इसे आप अलग भी निकाल सकते थे, इसे अलग निकाल सकते थे, दोनों को घटाते, साथ में करने से फ़ायदा क्या है, देखो जो कॉमन है उसे कॉमन कर लीजिए, पाई कॉमन है। अच्छा आप r भी कॉमन कर लेते, क्यों,
अगर आप इसे बड़ी देखो, इसकी त्रिज्या 14, इसकी त्रिज्या 7, अगर आप दोनों को क्या लिख देते, सात सात स्मॉल आर लिख देते, फिर ये आप कॉमन भी कर लेते। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो कॉमन नहीं होंगी, क्योंकि एक बड़े वृत्त की त्रिज्या है। थीटा देखिए दोनों में है, एक इसमें भी है, कॉमन आ गया। 360 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया। अब बचा क्या, पाई भार, थीटा भार, 360 भार, कौन बच गया, आर स्क्वायर। पाई भार, थीटा भार, 360 भार, कौन बच गया बच्चों, आर स्क्वायर। मान रख लीजिए, पाई का मान नहीं दे रखा है ना, तो कोई बात नहीं, 22/7 और गुना थीटा का मान कितना है, 40/360, और आर का मान कितना बताया था, 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। ये कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 काट दिया मैंने, 4 एकम 4 और 4 9 36, तो 22/7 गुना 1/9। अच्छा, इसका वैसे तो एक तरीका ये है, 14 का वर्ग करा आपने 196 और 7 का वर्ग करा कितना 49, घटा दिया, 16 में से 9 गया 7, 8 में 4 गया 4 और 147 आ गया। एक तरीका ये भी है बच्चों कि एक बार देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a + b a² - b²। एक बार दोनों को जोड़ देंगे 14 + 7 और एक बार दोनों को घटा देंगे, a + b a - b। 14 और 7 कितना हो गया 21, 14 में से 7 गया 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो वही आया ना सेम। तो आप जो भी मेथड लीजिए, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो इससे कर लीजिए। तो 196 माइनस और ये कितना हो गया 49, 22/7, मतलब फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस वाले को हल और ऐसे भी कर सकते हैं। 1/9 इसे घटाया मैंने, कितना आया था 147। 147 किससे कट जाएगा, 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब कट रहे हैं किससे, 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14 का 4, 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और बटे 3, इतना ही छोड़ दीजिए या मिश्र भिन्न में छोड़ दीजिए। देखिए 154/3 लिख दीजिए या 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 1 बचा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, या कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप इसे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फ्रैक्शन में छोड़ देना, ज़्यादा कैलकुलेशन मत करना। तो इतना ही आप आंसर दे देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आया, 100 कितना आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे मैंने बताया तरीका, जो बाहर फिगर है उसका एरिया निकालो और ज़्यादातर जो छायांकित भाग नहीं है उसके क्षेत्रफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।